मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि समाजशास्त्र विषय से संबंधित है, जिसका प्रश्न पत्र सेकंड भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें टॉपिक है हमारा जनजातियाँ, जिसका एक वीडियो हमने पहले भी देखा, एक लेक्चर हमने पहले भी लिया कि जनजातियाँ क्या है और जनजातियों का अर्थ क्या है, किन्हें हम जनजातियाँ कहते हैं, और अनेक तरह से जनजातियों की समस्याओं के बारे में, अनेक पहलुओं के बारे में हमने चर्चा की। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी क्रम में जनजातियों की समस्याओं के कारणों का विश्लेषण करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में जो जनजातियों की समस्याएं हैं उनके पीछे वे कौन से मुख्य कारण हैं जो वर्तमान आधुनिकीकरण के युग में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी जनजातियां पिछड़ेपन से जूझ रही है और समाज की मुख्य धारा में अभी तक पूर्ण रूप से नहीं आ पाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनजातीय समस्याओं के कारण। कि जनजातीय समस्याओं के कोई भी कारण, चाहे ऋणग्रस्तता हो, भूमि से संबंधित समस्याएं हों या अन्य कोई भी समस्याएं हों, उनके पीछे मुख्य कारण क्या क्या हैं। तो पहला कारण हम देखेंगे बाह्य समाजों से संपर्क। अब यदि हम देखें कि जनजातियों की अपनी स्वयं की एक संस्कृति होती है, अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक बोली होती है, और उसी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी जनजातियों के द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। परंतु यदि देखें कि जब से आधुनिकीकरण का प्रारंभ हुआ है और विकास योजनाएं आई हैं, या ये कहें कि सरकार द्वारा और अन्य समाज के लोगों द्वारा उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है, तब से ये सभ्य समाज के संपर्क में आ गए हैं। तो जो ये संपर्क हुआ, इसके फलस्वरूप जो हिंदू संस्कृति है और पाश्चात्य संस्कृति है, उन दोनों का प्रभाव इन पर पड़ा है। किंतु दोनों संस्कृतियों से जनजातियों का रहन सहन, खान पान पूर्ण रूप से भिन्नता लिए हुए है, और इस कारण से, इस भिन्नता के कारण से यदि हम कहें कि ये उनके लिए एक ऐसा संक्रमणकालीन युग है, ऐसा संक्रमण का युग है जहाँ पे वो ना पूर्ण रूप से उनमें सम्मिलित हो पाए हैं, ना ही अपनी परंपराओं को छोड़ पाए हैं। तो ये जो इनका समस्याओं के मुख्य कारण हैं, इनमें एक बाह्य संपर्क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कि बाह्य संपर्क के कारण जनजातियों की समस्याओं का में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा है ईसाई मिशनरियों से संपर्क। अब यदि हम देखें तो जो जनजातियों का संपर्क है वो ईसाई मिशनरियों के साथ होने से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यदि देखें वास्तव में तो जो जनजातियों के लिए जो मिशनरी लोग हैं, अनेक सेवा कार्यों का उन्होंने आयोजन किया, उनके कल्याण और उत्थान के लिए अनेक प्रकार से उन्हें प्रलोभित करने लगे, और जिसके पीछे जिनका उद्देश्य था वो जनजातियों का धर्म परिवर्तन करवाना था। कहने का तात्पर्य है कि जनजातियों की सेवा भाव के पीछे मूल कारण उनका धर्म परिवर्तन करवाना था, और जिसके फलस्वरूप जो जनजाति के जो भोले भाले लोग हैं, या कहें कि शिक्षा की कमी के चलते इस रणनीति को, इस कूटनीति को वे समझ नहीं सके, और जिसके फलस्वरूप इस अन्य संस्कृति के ग्रहण से अनेक समस्याओं का जन्म हुआ और इन जनजातीय परिवारों में तनाव और संघर्ष की उत्पत्ति हुई। यदि हम देखें तो इनकी जो परंपरागत कलाएं थी उनका ह्रास हो गया, वो खत्म हो गई, इनमें ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो गई, आर्थिक शोषण हुआ इनका। तो अनेक ऐसी समस्याएं जो बाह्य संस्कृति का संपर्क हुआ, उसके परिणाम स्वरूप इसमें देखने को मिलती है। अगला है नव्य शासन व्यवस्था, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन या न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यदि जनजातियों की समस्या का कारण एक देखें तो पहले यदि प्राचीन काल से देखें तो इनकी स्वयं की अपनी एक व्यवस्था होती थी, और वो इस ढंग से व्यवस्था थी कि वो सभी के लिए मान्य थी। परंतु जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो नवीन शासन व्यवस्था आई, इसके फलस्वरूप अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। चाहे नौकरशाही की बात करें, चाहे न्यायालय की बात करें,
या पुलिस प्रशासन की बात करें, आदि से सबसे इनमें हीन भावना का उदय हुआ या हीन भावना का विकास हुआ। तो ये लोग न तो इस नवीन व्यवस्था को ग्रहण कर सके और न ही पूर्ण रूप से इसका त्याग कर सके। तो यह एक गंभीर समस्या बन गई, क्योंकि जब तालमेल और संतुलन नहीं होगा, यदि हम बात करते हैं कि परंपरागत और आधुनिक में तालमेल नहीं होगा या पूर्ण रूप से वो एक दूसरे के संतुलन में नहीं रहेंगे, तो समस्याएं आना स्वाभाविक हो जाता है। अगला है जनजातीय क्षेत्रों में वन संपत्ति एवं खनिज संपदाओं का होना। यदि देखें तो जो जनजातीय क्षेत्र है, जहाँ जनजातियाँ निवास करती है, वहाँ वन संपत्ति, चाहे वो लकड़ी हो, जड़ी बूटियाँ हों, अथवा और अन्य कंदमूल, फल हो या खाने के अन्य सामान हो, इसके कारण वहाँ अनेक उद्योग धंधे विकसित हो गए हैं। अब जब पहले जो जंगल था, वहाँ के जो उपलब्ध संसाधन हैं उनको एकत्रित करने के लिए या उनको वहाँ से समेटने के लिए अनेक उद्योग धंधों का विकास हुआ, और वो जो संस्कृति थी, जो उनकी परंपरागत संस्कृति थी, जहाँ पर पशुपालन, कृषि, कंदमूल एकत्रण, शिकार करना, खाद्य संग्रहण, ये जो सब चीज़ें थी, ये एक नई नगरीय संस्कृति के संपर्क में आ गई, और इसके कारण उनकी जो संस्कृति थी उसका धीरे धीरे ह्रास होने लगा, और वो न तो स्वयं की संस्कृति में रह पाए, न वो दूसरी संस्कृति को ग्रहण कर पाए। तो ये भी एक मुख्य कारण है जनजातियों की समस्याओं का। अगला है पृथक निवास। यदि हम देखें तो जो जनजातियों का जो निवास स्थान है, वो जो सभ्य और आधुनिक समाज से या नगरीय परिवेश से काफ़ी दूर सुदूर जंगलों में होता है, और जहाँ यातायात के साधनों का भी अभाव पाया जाता है। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ रहा है, परंतु फिर भी हम देखें तो इनका जो निवास स्थान है वो मुख्य जगह से, मुख्य धारा से, या ये कहें कि सभ्य समाज से दूरी पर स्थित है। तो ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं के आधार पर इनको कार्य करना पड़ता है। तो जो आइसोलेटेड रेजिडेंस है वो भी इसका एक मुख्य कारण है। अगला है बाह्य लोगों द्वारा शोषण। अब यदि हम देखें तो जो जनजातियां हैं वहाँ शिक्षा की कमी है। यदि उन्हें कृषि करने के लिए अथवा पशु खरीदने के लिए, पशुपालन के लिए अथवा किसी भी चीज़ के लिए यदि ऋण की आवश्यकता होती है, तो वो ऋण सरकारी बैंकों से ना लेकर या सरकार के द्वारा ना लेकर वो सेठ साहूकारों पर अधिक विश्वास करते हैं। और उसका जो मुख्य जो कारण है कि ऐसा क्यों है, उसका मुख्य कारण है कि जो सेठ साहूकार हैं उनके द्वारा उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध करवा दिया जाता है। अर्थात जो सरकार की या सरकारी बैंकों की या सरकारी ऋण की जो औपचारिकताएं हैं वो सेठ साहूकारों के यहाँ नहीं की जाती, तो वो अधिक ब्याज दर पर या अधिक ब्याज देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो इससे क्या है, जो सेठ साहूकार और व्यापारी वर्ग है उसके द्वारा उनका शोषण किया गया, और जो इसकी अशिक्षा, अज्ञानता, इसका लाभ उठाया गया। तो अनेक प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार से इनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया, और इस शोषण के फलस्वरूप उनमें ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो गई, और ये लोग भूमिहीन हो गए और अनेक बीमारियों के शिकार हो गए। कहने का तात्पर्य है कि जो बाह्य लोग हैं उनके द्वारा इनका शोषण किया गया, जिसके फलस्वरूप इनकी अनेक समस्याओं का उदय हुआ। अब यदि हम देखें कि जो जनजातियों की समस्याएं हैं उनके लिए सुझाव क्या क्या हैं, कि किस प्रकार से जनजातियों में जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उन्हें कम किया जा सकता है, या ये कहें कि उन्हें समाप्त किया जा सकता है। पहला है आर्थिक समस्याओं से संबंधित सुझाव, कि उनकी आर्थिक जो समस्याएं हैं, चाहे ऋणग्रस्तता हो, कर्ज की बात हो या भूमि की बात हो या अर्थ से संबंधित कोई भी चीज हो, उसके संबंधित हम क्या क्या उनके लिए उपाय कर सकते हैं या उपाय किए जा सकते हैं। पहला है जनजातियों के परिवारों को कृषि के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध करवाई जाए, कि वह भूमि जो कुछ समय पूर्व उन्हीं की थी और धोखे से, छल कपट से सेठ साहूकारों द्वारा उसे हथिया लिया गया,
वो भूमि, साथ ही सरकार के द्वारा उन्हें पर्याप्त भूमि उपलब्ध करवाई जा सके ताकि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। दूसरा है कृषि के अत्याधुनिक तरीकों से जनजातियों को अवगत कराया जाए। यदि हम देखें तो जो कृषि का स्तर है या कृषि करने के तरीके हैं उनमें अनेक बदलाव आए हैं, परंतु जनजातियों में अभी तक उन्हीं परंपरागत तरीकों से कृषि कार्य किया जाता है जिससे उनकी उपज वैसी नहीं बढ़ पाती जैसी उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। अतः इसके लिए आवश्यक है कि जो अत्याधुनिक तरीके हैं, जो आधुनिक कृषि करने के तरीके हैं, उनको जनजातियों से अवगत कराया जाए। अगला है स्थानांतरित कृषि की समाप्ति की जाए। जो स्थानांतरित कृषि है, जो झूम खेती है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जनजातियों द्वारा कृषि की जाती है उसकी समाप्ति की जाए ताकि वो एक जगह रहकर एक जगह रुककर कृषि कार्य कर सकें। सरकार की ओर से कृषि करने वाले किसानों को या ये कहें जनजातियों को बीज, बैल व कृषि संबंधी अन्य उपकरण खरीदने हेतु आर्थिक सहायता दी जाए, अर्थात आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ बनाया जाए सरकार के द्वारा, जिससे उनकी उपज में वृद्धि हो, साथ ही उनका विकास हो सके और वे जो गरीबी और ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं उसका निराकरण हो सके। बेगार, दास्ता व कम वेतन जैसी दुर्व्यवस्थाओं को कानून द्वारा समाप्त किया जाए। यदि देखेंगे हम तो जनजातियों को जो कार्य है वो करवाया जाता है उसमें आर्थिक रूप से उनका शोषण किया जाता है। उनको कम मजदूरी पे, कम वेतन पे या ये कहें कि दैनिक मजदूरी उनको कम दी जाती है और उनसे बेगार अधिक ली जाती है। साथ ही बंधुआ मजदूरी हो चाहे दास्ता प्रथा हो, इन सबको समाप्त करने की आवश्यकता है यदि इनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाना चाहती है सरकार। तो इसके लिए सभी को प्रयत्न करने चाहिए। जहाँ अधिक संख्या में जनजाति के लोग कार्यरत हों वहाँ श्रमिक कल्याण कार्य विस्तृत रूप से हो। श्रमिकों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक वहाँ कार्य किया जाना चाहिए। दस्तकार या गृह उद्योग जैसे छोटे उद्योग धंधों के संबंध में जनजातियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए कि जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं जो कि जनजातियों के लोग अपनी परंपरागत रूप से करते आए हैं उन्हें उसके लिए संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए। साथ ही साथ उनमें किस तरह से अधिक उनका लाभान्वित हो सके उसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। इन लोगों के लिए अच्छे मकान, कार्य के उचित घंटों और काम करने की अवस्थाओं आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनके लिए रहने के लिए मकान हो, काम करने के लिए उचित घंटे, अर्थात उन्हें जो कार्य करने के लिए निर्धारित घंटे हैं कि 8 घंटे या 10 घंटे जो भी वो काम करते हैं उसके अतिरिक्त या 6 घंटे उसके अतिरिक्त उन्हें कार्य नहीं करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये ऐसे अनेक आर्थिक समस्याओं से संबंधित सुझाव है जो कि जनजातियों की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। दूसरा है सामाजिक समस्याओं से संबंधित सुझाव। अब यदि देखें तो जनजातियों में जो बाल विवाह की प्रथा है, चाहे वो अक्षय तृतीया को बाल विवाह जो होते हैं जिसे हम आखा तीज कहते हैं, उस प्रथा को समाप्त की जाए ताकि इनका समुचित विकास हो सके। चाहे लड़का हो या लड़की आर्थिक रूप से वे सुदृढ़ हो जाएं, शारीरिक रूप से प्रिपेयर हो जाएं और साथ ही साथ सामाजिक रूप से उनमें वो गुण आ जाएं जिससे कि वो अपनी जो गृहस्थ जीवन है उसको सुचारू रूप से चला सकें। तो इसलिए जो बाल विवाह की प्रथा है उसको समाप्त करना चाहिए। युवा गृहों का पुनरुत्थान की जाए और उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए कि उन्हें समझाया जाए कि किस प्रकार से वो अपना सामाजिक रूप से अपने को सुदृढ़ कर सकते हैं। कन्या मूल्य की प्रथा का जनमत से निराकरण किया जाए। जो कन्या मूल्य की प्रथा है उसका भी निराकरण किया जाना आवश्यक है और जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, जैसे वैश्यावृत्ति जैसी बुराइयों को समाप्त किया जाए। यदि आर्थिक रूप से जनजातियों को सुदृढ़ किया जाएगा तो जो वैश्यावृत्ति जैसी समस्याएं हैं जो कि जनजातियों में एक आम समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है, तो इस समस्या का मुख्य कारण क्या रहा? इस समस्या का मुख्य कारण यही है कि जब आर्थिक रूप से वे कमज़ोर होंगे तो धन कमाने के लिए, धन अर्जन के लिए या अपने परिवार को चलाने के लिए, समाज में रहने के लिए उन्हें
ऐसी वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयों को समाप्त करने के लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान की जाए, ऐसी व्यवस्था किए जाए कि वो आर्थिक रूप से इतने सक्षम हो कि उन्हें वेश्यावृत्ति जैसे कार्य नहीं करने पड़े। अगला है सांस्कृतिक समस्याओं से संबंधित सुझाव। अब यदि देखेंगे कि जो जनजातियों का सबसे पहला जो कार्य यह किया जा सकता है कि सभी सांस्कृतिक आयोजन उन्हीं की भाषा एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार किए जाएं। एल्विन के मतानुसार ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए जो आदिम ललित कलाओं की रक्षा कर सके। और तीसरा है शिक्षा के द्वारा उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया जाए जिससे वे धार्मिक अंधविश्वासों को हटा सकें। अब यदि हम देखेंगे तो जो जनजातियों की संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति को मूल रूप से अक्षुण्य बनाए रखे हुए है। यदि वास्तव में हम देखेंगे तो जो वर्तमान में जब हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति वर्तमान तक अपनी परंपरागत व्यवस्था को बनाए हुए है तो इसमें जनजातियों का अत्यधिक योगदान होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि हम देखें वे परंपरागत आधार पर ही अपने सभी कार्य करते हैं और यदि ऐसा नहीं होता पूर्ण रूप से वे भी आधुनिकता की चपेट में आ जाते हैं, ये कहें कि आधुनिक हो जाते तो शायद वर्तमान में हम इस स्थिति में नहीं होते कि ये कह पाते कि जो भारतीय समाज है वो वर्तमान में भी अपने स्वयं की संस्कृति को बचाए हुए है। इसलिए उनके लिए उनके सांस्कृतिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने के लिए उनके लिए धार्मिक जो अंधविश्वास हैं उनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न किए जाने चाहिए। अगला है शैक्षिक समस्याओं से संबंधित सुझाव। अब ये देखें कि जनजातियों को उनकी शिक्षा उनकी भाषा में दी जाए। दूसरा, शिक्षा के साथ साथ नृत्य, संगीत, खेल आदि मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाए। विद्यालयों के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो, मत्स्य पालन हो, ये किसी भी प्रकार की व्यवसाय शिक्षा जो उनके आर्थिक विकास में सहायता कर सके, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला है स्वास्थ्य की समस्याओं से संबंधित सुझाव। अब यदि हम देखें तो जनजातियों को अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसलिए जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ हॉस्पिटल खुलवाए जाएं, अस्पताल खुलवाए जाएं, वहाँ चिकित्सक रखे जाएं और जो आधुनिक औषधियाँ हैं जो कि उनके जिन बीमारियों से अधिकतर वो घिर जाते हैं उन बीमारियों के लिए वहाँ औषधियों की भी व्यवस्था की जाए और जनजातीय जो बालक हैं उनके लिए पौष्टिक आहार और विटामिन की गोलियां आदि उपलब्ध कराई जाए। चेचक, हैजा व अन्य बीमारियों के टीकों की व्यवस्था की जाए तथा जनजातियों को स्वास्थ्य के सामान्य नियमों से अवगत कराया जाए। साथ ही मोबाइल हॉस्पिटल जिन्हें कहते हैं चलते फिरते हॉस्पिटल, उनकी व्यवस्था की जाए। स्कूलों, पंचायत गृहों, युवा गृहों में दवाइयों का प्रबंध किया जाए। कहने का तात्पर्य है उनके स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए एवं जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है उस हेतु उचित प्रबंध किया जाए कि किस प्रकार से कम स्वास्थ्य समस्याओं का जनजातियों को सामना करना पड़े। इसमें उनके लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए जिससे डायरिया वगैरह, हैजा वगैरह ये सब बीमारियां उनको ना हो। कहने का तात्पर्य है उनके स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है जिससे उनका संपूर्ण रूप से विकास हो सके, वे समाज की मुख्यधारा में जुड़ सके, साथ ही स्वयं का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार से विकास कर सके और समाज की मुख्यधारा में आ सके। इस प्रकार से अनेक ऐसे सुझाव हैं जो कि जनजातियों की समस्याओं को दूर जिनसे किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।